जय हिंद बच्चों, मैं उमंग उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता के समय क्या स्थिति थी, फिर हमने ये देखा कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या थे, और उसमें हमने ये देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्थिक सुधार क्या होता है, आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और फिर उसको ठीक करने के लिए हमने आर्थिक नियोजन को अपनाया। लेकिन 90 के दशक में कुछ इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई कि हमें फिर से एक आर्थिक सुधार या आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस होने लगी। 90 के दशक में कुछ इस प्रकार की स्थितियां आई जिनके कारण हमको आर्थिक सुधार को अपनाना पड़ा। वे क्या कारण थे जिनके कारण 90 के दशक में हमें बहुत ही दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा? तो पहला कारण था इसमें ईरान और इराक के बीच होने वाला खाड़ी युद्ध, जिसके दुष्परिणामों को हमारे देश को भी झेलना पड़ा और साथ ही इसने हमारे देश में महंगाई की दर को बढ़ाकर 18% तक कर दिया। दूसरा कारण था महंगाई 18% तक बढ़ गई और तीसरा सरकारी घाटा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि विकास कार्यों के लिए सरकार को खर्च ज्यादा करना पड़ रहा था और आय के स्रोत कम थे। तो 1990-91 में हमारा सरकारी घाटा बढ़कर 8.4% हो गया। अगला कारण था विपरीत व्यापार संतुलन और विपरीत भुगतान संतुलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ के आयात हमेशा से अधिक रहे हैं और निर्यात कम रहे हैं। तो ये स्थितियां तो थी ही, साथ ही अब हमारा भुगतान संतुलन भी प्रतिकूल हो गया, अर्थात हमारी देनदारियां बहुत ज़्यादा हो गई और लेनदारियां बहुत ही कम रह गई। तो 90-91 में भी यही हुआ। हमारा जो व्यापार संतुलन था, जो हमारा भुगतान संतुलन था, प्रतिकूल हो गया, जो कि एक चिंता का विषय था। विदेशी ऋण भार। 90 के दशक में स्थितियां कुछ इस प्रकार की हुई कि सरकार को देश के विकास के लिए ऋण लेना पड़ रहा था और वह ऋण लेते लेते इतना भार हो गया जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 23% था। और ये दशा आ गई कि अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने हमें उधार देने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। अब हमारे पास में आयात करने के लिए विदेशी विनिमय तक नहीं रहा, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। तो इस प्रकार की जब स्थितियां उत्पन्न हो गई, तब ये सोचा जाने लगा कि अब आर्थिक सुधार की आवश्यकता है, नई आर्थिक नीति को लेकर आना चाहिए। और उस समय के वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिर आर्थिक नीति की 1991 में घोषणा की। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार क्या है। अब हम आर्थिक सुधार की बात करेंगे कि आर्थिक सुधार क्या है। तो आर्थिक सुधार मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार। आर्थिक सुधार का तात्पर्य है कि सरकार द्वारा 1991 में वे कार्यक्रम शुरू किए गए, सुधारात्मक कार्यक्रम, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। इसमें क्या किया गया? इसमें ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था की कुशलता और लाभदायकता की स्थिति को सुधारा जा सके। जब हम आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो हम अगर परिभाषा के रूप में उसे कहना चाहें तो हम कहेंगे कि आर्थिक सुधार का तात्पर्य वे उपाय और सुधारात्मक कार्यक्रम जो सरकार द्वारा 1991 में आर्थिक व्यवस्था की सुधार के लिए प्रयोग में लाए गए थे या प्रारंभ किए गए थे, उन्हें हम आर्थिक सुधार बोलेंगे। आर्थिक सुधार में मुख्यतः हम 3 तत्वों का अध्ययन करते हैं: निजीकरण, उदारीकरण और विश्वीकरण।
निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण का मतलब ये है कि जो उत्पादन के संसाधन हैं, वे उत्पादन के संसाधन का स्वामित्व अगर सरकार के हाथ में है तो उसको कम कर दिया जाए और निजी क्षेत्रों के हाथ में उसको सौंप दिया जाए। मतलब उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व सरकार से निजी क्षेत्रों के हाथ में सौंपना निजीकरण कहलाता है। जो आर्थिक गतिविधियों का प्रबंध और आर्थिक गतिविधियों का संचालन सरकार के द्वारा होता है, अब वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत हो, इसे कहते हैं निजीकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन। कहने का मतलब ये कि आर्थिक गतिविधियों में सरकार की सहभागिता को कम कर दिया जाए और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए, यही कहलाता है निजीकरण। अब निजीकरण में हम बात करें कि वे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर निजीकरण के कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। तो सरकार ने जो निजीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम अपनाए हैं, उसमें पहला कार्यक्रम या उपाय हम कह सकते हैं डीनेशनलाइजेशन, विराष्ट्रीकरण। विराष्ट्रीकरण का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण का उल्टा। मतलब जो भी उत्पादन के संसाधन सरकार के हाथ में हैं, अब वो उत्पादन के संसाधन का स्वामित्व निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाए, मतलब निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, अनिवेश। यहां पर भी वही बात कहेंगे हम, निवेश का उल्टा डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब जिन क्षेत्रों में सरकार सहभागिता करती थी, जहां पर सरकार की अंशभागिता थी, अब उसे कम कर दिया जाए और वहां पर भी कौन आ जाए? निजी क्षेत्र आगे आए। तो सरकार अनिवेश, निवेश से अपने हाथ रोक लेती है और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। कहने का मतलब ये कि सरकारी अंशभागिता को कम करके निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। और तीसरा है प्रतिबंधों को हटाना। पहले सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए थे कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ उपक्रमों में केवल सरकार ही आगे आएगी, निजी क्षेत्रों का आगे आना संभव नहीं था। जब सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की असफलता को देखा तो सरकार ने यहां पर भी छूट दे दी, प्रतिबंधों को हटा लिया गया। अब चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, केवल 2 क्षेत्रों को छोड़कर, रेलवे और आणविक शक्ति, रेलवे और आणविक शक्ति सरकार ने अपने पास रखा है, बाकी सभी क्षेत्र में निजीकरण को अलाउ कर दिया गया है। तो इसका मतलब निजीकरण का तात्पर्य है कि सरकारी सहभागिता आर्थिक गतिविधियों में कम हो जाए और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए, चाहे विराष्ट्रीकरण के रूप में, चाहे अनिवेश के रूप में, या फिर प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में। तो इस प्रकार निजीकरण का तात्पर्य होता है आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन के संसाधन, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, आर्थिक गतिविधियों के प्रबंध में सरकारी सहभागिता कम और प्रोत्साहित किसको? निजी क्षेत्र को करना। तो ये होता है निजीकरण। अब हम बात करेंगे उदारीकरण की, लिबरलाइजेशन। तो जैसा कि मैं बोल रही हूं उदारीकरण, उदार हो जाना, लिबरल, तो यहां पर अगर हम साधारण भाषा में कहें, उदारीकरण का मतलब हुआ टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया जाना। निजीकरण, उदारीकरण परस्पर संबंधित हैं। तो अब हम देखेंगे कि उदारीकरण क्या है। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार उद्योगों के विकास के लिए कई प्रकार की छूट प्रदान करती है। आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए सरकार का उदार रवैया ही उदारीकरण कहलाता है। अब हम ये देखेंगे कि सरकार ने उदारीकरण के लिए क्या क्या उपाय अपनाए हैं। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ कि सरकार ने उदार रवैया अपनाया है, सरकार बहुत तरह की छूट प्रदान कर रही है। तो उसमें पहला है लाइसेंस में छूट। पहले अनिवार्य लाइसेंस
हुआ करता था, जिसमें अब सरकार ने छूट प्रदान की है। अब केवल 5 उद्योग, सिगरेट, शराब मतलब अल्कोहल से संबंधित उद्योग, सिगरेट, शराब, विस्फोटक, केमिकल और रक्षा उपकरण, केवल इन 5 उद्योगों के लिए आपको अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता है। इसके अलावा किसी भी उद्योग में अनिवार्य लाइसेंस की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। दूसरा हम बात करें MRTP एक्ट में छूट। MRTP एक्ट धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए सरकार ने 1969 में एक कानून बनाया था, MRTP एक्ट, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि उद्योगों को विस्तार करने के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है, ताकि धन के केंद्रीकरण को रोका जा सके। जो हैव और हैव नॉट का गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए MRTP एक्ट 1969 इंट्रोड्यूस किया गया। उदारीकरण के तहत 1991 में इस एक्ट में छूट प्रदान की गई। अब उद्योगों को अपनी क्षमता विस्तार करने के लिए या उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि। कोई भी उद्योग अगर अपने उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो अब इसके लिए उसे छूट प्रदान कर दी गई है। और तो और 2002 में एक कंपटीशन एक्ट भी लेकर आया गया है, ताकि कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा सके। बच्चों, जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा प्रतियोगितात्मक रवैया रहेगा, उतनी ही हमारे उद्योग की गुणवत्ता में सुधार आएगा। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। तो अब उद्योगों को ये छूट दी गई है कि वे मांग के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि भी कर सकते हैं, उत्पादन में विविधीकरण को भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार उद्योगों को हर प्रकार की छूट दी गई कि वो उत्पादन में वृद्धि करें, उद्योगों में विविधता लाएं, उत्पादन क्षमता का विस्तार करें, मांग के अनुरूप पूर्ति करने के लिए उन्हें किसी प्रकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार उत्पादन की स्वतंत्रता दी गई। फिर उदारीकरण के तहत ही एक उपाय और अपनाया गया है कि लघु उद्योग की निवेश सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। अब ये निवेश सीमा को बढ़ाया क्यों गया? निवेश सीमा को इसलिए बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को लघु उद्योगों के रूप में सरकारी सहायता और अनुदान प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार सरकार ने उदारीकरण को अपनाया और उदारीकरण के द्वारा सीधी सीधी हम भाषा में बोलें तो उदार रवैया अपनाना, लाइसेंस, कर इत्यादि में छूट प्रदान करना, उद्योगों के विस्तार के लिए छूट प्रदान करना। तो इस प्रकार की उदारीकरण की व्यवस्था के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए एक प्रयास किया गया। तो निजीकरण और उदारीकरण, हम 2 उपाय देख चुके। ये उपाय हम देख रहे हैं आर्थिक सुधार में। अब आर्थिक सुधार का जो तीसरा उपाय है जो सरकार ने अपनाया वो था विश्वीकरण। विश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। विश्वीकरण साधारण अर्थों में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि होल वर्ल्ड बिकम अ मार्केट, मतलब पूरा विश्व एक बाजार बन गया है। अब आयात किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। तो विश्वीकरण को बढ़ावा देकर भी हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते थे। और जब मैं आपसे बात कर रही थी कि विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमें ऋण लेने से मना किया था, तब उन्होंने ये शर्त भी रखी थी, अगर आप विश्वीकरण को अपनाते हैं, नई आर्थिक नीति लेकर आते हैं, तो ही आपको ऋण प्रदान किया जाएगा। तो विश्वीकरण को अपनाना बहुत जरूरी हो गया था। विश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्र के सभी देश आपस में व्यापार कर सकते हैं, मतलब आयात निर्यात कर सकते हैं और किसी भी देश में निवेश कर उद्योग का संचालन किया जा सकता है। अर्थात विश्वीकरण के अंतर्गत
सभी राष्ट्र आपस में व्यापार भी कर सकते हैं और किसी और राष्ट्र में निवेश भी कर सकते हैं। भारत ने भी विश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया और भारत में जब विश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया तो इन बिंदुओं को अपनाया गया। पहला था विदेशी निवेश सहभागिता को बढ़ावा। पहले क्या होता था कि विदेशी निवेश से डर लगता था, ये लगता था कि कहीं विदेशी निवेश अगर बढ़ा दिया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं होगा। लेकिन फिर यह समझ में आने लगा कि विदेशी निवेश को बढ़ाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे। तो विश्वीकरण के तहत इन्हीं प्रभावों को अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने विदेशी निवेश की सीमा को 40% से बढ़ाकर 51% तक कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि अब विदेशी लोग हमारे देश में निवेश कर सकते हैं और उनकी अंश सहभागिता 51% तक भी हो सकती है। दूसरा है आंशिक रूप से रुपए की परिवर्तनीयता को स्वीकार करना। जब उद्योगपति बाहर से आयात करते हैं तो भुगतान करने के लिए पहले विदेशी विनिमय की व्यवस्था सिर्फ आरबीआई ही करता था, लेकिन अब उद्योगपतियों को ये छूट दी गई है कि अगर वे आयात करते हैं तो विदेशी विनिमय क्रय कर सकते हैं खुले बाजारों से। लेकिन यहाँ एक शब्द आया है कि रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता। आंशिक क्यों? आंशिक इसलिए कि उद्योगपति केवल और केवल आयात के लिए ही विदेशी विनिमय को क्रय करेंगे, एसेट्स संपत्ति क्रय करने के लिए नहीं। तो इसीलिए रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। मतलब अब उद्योग को आयात करने के लिए और आयात का भुगतान करने के लिए खुले बाजार से विदेशी विनिमय क्रय करने की छूट प्रदान कर दी गई। तीसरा था नई नीति। अब विश्वीकरण के तहत सरकार नई नीति लेकर आए हैं। अब हम खुले रूप से आयात कर सकते हैं और खुले रूप से निर्यात कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। और अगला है कर में छूट। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कि अगर आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो आपको प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ेगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयातित वस्तुओं को कर में छूट प्रदान कर दी। मतलब अब आयात करने पर कर में छूट दे दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अब जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, अब वो कंपटीशन कर सके, एक प्रतियोगिता का माहौल तैयार हो और हमारे यहाँ की गुणवत्ता अच्छी हो सके। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा, जब प्रतियोगिता का स्तर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो पाएगा, क्योंकि जब प्रतियोगिता होती है तो ही विकास होता है। तो इस प्रकार आर्थिक सुधार में, नई आर्थिक नीति में निजीकरण, उदारीकरण और विश्वीकरण को अपनाया गया और उसके कुछ उपाय मैंने आपको बताए कि क्या क्या उपाय अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की गई। जब नई आर्थिक नीति को अपनाया गया तो इसके बहुत अनुकूल प्रभाव भी देखने को मिले। देखिए, जब उद्योग का विस्तार हुआ, जब प्रतियोगिता का माहौल तैयार हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? उद्योग के विकास से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। तो उद्योग का विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला। जब रोजगार मिला तो उनकी आय में वृद्धि हुई। जब उनकी आय में वृद्धि हुई तो उन्होंने मांग में वृद्धि की। जब मांग में वृद्धि हुई तो पूर्ति में वृद्धि होने लगी। फिर पूर्ति में वृद्धि के लिए फिर से उत्पादन को बढ़ाया जाने लगा, फिर से रोजगार की मांग होने लगी। तो इस प्रकार एक पॉजिटिव साइकिल देखने को मिलता है। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल तो है, हमारे यहाँ लेबर सप्लाई तो है,
दिक्कत क्या? कैपिटल। तो अब छूट प्रदान कर दी गई। विदेशी निवेश, ठीक है, हमारे पास उद्योग को विस्तारित करने के लिए पैसा नहीं है, तो निवेश कौन करेगा? तो विदेशी निवेश को हमने आमंत्रित किया है। तो 40% से बढ़ाकर 51% तक विदेशी निवेश को कर दिया गया। मल्टीनेशनल कंपनीज को हमने आमंत्रित किया। तो इस प्रकार निजीकरण, विश्वीकरण, उदारीकरण की नीति को अपनाकर हमने देश के विकास को करने की कोशिश की और इसके कई सारे सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आर्थिक सुधार की बात की, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वीकरण को जाना। निजीकरण का तात्पर्य क्या होता है? निजीकरण का तात्पर्य होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब उत्पादन के संसाधनों को सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में सौंपना। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, सरकार का उदार रवैया। उदारीकरण का तात्पर्य है कि सरकार कर, लाइसेंस आदि में उद्योगों को छूट प्रदान करती है ताकि औद्योगिक विकास सुचारू रूप से हो सके। ग्लोबलाइजेशन मतलब, विश्वीकरण का मतलब वह प्रक्रिया जिसमें आयात निर्यात निर्बाधित रूप से हो सके और विदेशी निवेश को खुले रूप से स्वीकार किया जाए। तो आज के वीडियो में हमने निजीकरण, उदारीकरण और विश्वीकरण को समझा। अब आज के लिए मेरा अभ्यास प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में नई आर्थिक नीति के माध्यम से विकास हुआ है, या क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमियां भी रह गई हैं? तो आर्थिक नीति की सफलता और असफलता के विषय में आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यही मेरा आज के लिए अभ्यास प्रश्न है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।